हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। स्वागत स्वागत स्वागत। आव्यू। आज जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन पहले पिछला जो चैप्टर है उसकी, मैथ्स की दो क्लास है, नहीं एक ही क्लास है, उसकी बातें करेंगे। जो मैंने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर एक दो सवाल और करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए कि 1 घंटा अभी यही चैप्टर चलेगा और 1 घंटे के बाद बचे हुए 1 घंटे में मैट्रिक्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, करें स्टार्ट। करें स्टार्ट, बोलो। कैसे हैं सभी लोग, कैसा रहा संडे तुम लोगों का। इसके बाद भी क्लास है सर? नहीं, यही है जो भी है। नमस्ते नमस्ते ललित, ज्योति, शाहिद, नेहा, सृष्टि, जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग। हम्म। कैसा रहा संडे, क्या किया तुमने संडे को, क्या किया संडे को। एक बार बताओ फटाफट, क्या किया संडे को। कमेंट्स लोड नहीं हो रहे हैं। हम्म। हेलो हेलो हेलो। गुरुजी क्वेश्चन बूम करेंगे। टेस्ट दिया, वेरी गुड। कि बार बार जो है कमेंट्स क्यों रुक जा रहे हैं, इधर बंद ही नहीं हो रहा है। टेस्ट दिया। रुको फिर से बोलते हैं। इकतीस, 40, 76, 96। तो बहुत ही जल्दी मैं क्लास में भी सारी चीज़ें शो करने वाला हूँ। कितने बच्चे डीपीपी कर रहे हैं, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जल्दी ही डीपीपी और टेस्ट वाली चीज़ें क्लास में आपको दिखाई देंगी, और इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और भी दिखाई देंगी। ठीक है। फिलहाल आज की कहानी अपनी कुछ इस तरह से चलेगी कि पहले इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले जो पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे उसको फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमने की थी, एक छोटा सा हिस्सा और बाकी है, उसको पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। बोल रहा है टेस्ट इंग्लिश में था। टेस्ट इंग्लिश में थोड़ी ना होगा, हेल्थ इश्यू की वजह से दो दो क्लास शेड्यूल्ड है। कौन सी क्लास शेड्यूल्ड है यार आज, क्या चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक मुझे प्लस बैच के बारे में भी बात करनी है तुम लोगों से, थोड़ा सा वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। और कौन सी क्लास है, 7 PM वो वाली क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, उसको बाद में देख लेना। ठीक है, उसको देखने मत बिड़ जाना। एनसीईआरटी डिस्कशन है, पहले क्लास में जो चल रहा है वो जरूरी है ना। करें स्टार्ट फिर। एनसीईआरटी डिस्कशन बाद में आएगा, चिंता मत करो। वो रिकॉर्डेड है, अपलोड हो जाएगा, उसको बाद में देखते रहना। फिलहाल अब अपन आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है।
प्लस बैच से रिलेटेड भी एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी है ना, वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करना। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले ये आव्यू की चीज़ें पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे जो पिछले चैप्टर का अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, रेखीय समीकरण निकाय। रेखीय समीकरण निकाय, ठीक है। तो शायद पढ़ने वाली जनता थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपन फटाफट से, फिर जो होमवर्क दिए थे उनको समझ लेते हैं और फिर अगले चैप्टर की तरफ आगे मूव करते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेखी, लिखना बिल्कुल बंद कर देना, सच बता रहा हूं मैं, झूठ मत बोलना। बोल रहे हो लिखना बंद कर दो तो लिखना बंद कर दो, कॉपी रख के, कॉपी ऐसे बंद करके साइड में रख दो। अगर जो इधर उधर काम किया, लिखने की कोशिश की, तो पाप लगेगा, देखो, है ना। अपन पढ़ रहे थे रेखीय समीकरण निकाय। रेखीय समीकरण निकाय, दो समीकरण, दो चर वाली दो समीकरण हम लोग कर चुके थे, और हमारी कहानी चल रही थी तीन चर वाली तीन समीकरण पर। a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। तीन चर, तीन समीकरण। फिर हमने इसमें कुछ सारणिकें लिखी थी। D1 क्या होती थी, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इसी तरह से एक D1 होती थी, एक D2 होती थी, एक D3 होती थी, जो कैसे मिलती थी हम लोगों को। पहले वाले में पहले पे D1 D2 D3 डाल दो, बाकी B1 B2 B3 ऐसा का ऐसा, C1 C2 C3 ऐसा का ऐसा। दूसरे वाले में A1 A2 A3 ऐसा का ऐसा, दूसरी जगह डाल दो D1 D2 D3, और तीसरी जगह C1 C2 C3 ऐसा का ऐसा। तीसरे वाले में A1 A2 A3, B1 B2 B3, और यहाँ D1 D2 D3 आ जाया करता था, D1 D2 D3 आ जाया करता था। जो लॉन्ग मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है, वो यही मेथड होता है। और एक राज की बात तुम लोगों को बता देते हैं, सभी लोग लिख भी लेना इस चीज को। यही जो मेथड होता है, इसी को अपन क्रेमर नियम भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर क्रेमर रूल या क्रेमर नियम लिखा हुआ दिखाई दे तो घबराना मत, यह इसी नियम की बात हो रही है। ये जो अपन ने सीखा है इसी की बात हो रही है। इसमें हलों की प्रकृति किस पे निर्भर करती है, हलों की प्रकृति निर्भर करती है इस डी पर। अगर डी अशून्य है तो अद्वितीय हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। और ये अद्वितीय हल क्या होते हैं, x का मान होता है d1 बटे डी, y का मान होता है d2 बटे डी, और z का मान होता है d3 बटे डी। और अगर d जीरो है तो फिर दो चीजें होती हैं। अगर D1 D2 D3 ये सारी चीजें जीरो हो जाए तो अपन कहते हैं अनंत हल। क्या कहते हैं, अनंत हल। और अगर कोई एक भी अशून्य है, इसमें से D1 D2 D3 में से कोई एक भी अशून्य है, तो अपन कह देते हैं कोई हल नहीं। अगर ये दोनों चीज होती है, यहां पर अद्वितीय हल होता है या अनंत हल होता है, इन दोनों को मिला के बोला जाता है संगत हल, और इसको कहा जाता है असंगत हल। क्या यहां तक की बातें सभी लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को यहां तक की बातें पता है कि हाँ सर ये बात तो किए हुए जमाना हो गया है? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। इतनी बातें कितने लोगों को क्लियर है? आदर्श चौधरी जी सर। फिर अपन ने पहले टाइप के सवाल किए थे। 96, वेरी गुड।
पहले टाइप के सवाल मैंने करवाए थे तुमको जिसमें संख्यात्मक रूप से सबके मान निकालने थे और सबके मान निकालकर बस कैलकुलेशन करनी थी, है ना। और फिर कुछ पीवाईक्यू टाइप के सवाल कर रहे थे जिसमें अननोन के मान निकालने होते हैं, और इनके मान जब निकाल रहे थे तो मैंने तुम्हें दो तरीके सिखाए थे, है ना। पहला तरीका तो वही था कि सारी चीजें पता करो, डी पता करो, D1 पता करो, D2 पता करो, D3 पता करो, जो जो केसेस हैं वो बनाओ। जैसे इस सवाल को मैं पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूं। जिन लोगों को कहीं पर भी कुछ भी समस्या है वो इस सवाल को खुद से करके, मतलब इस सवाल से सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और हैं, उनको और हम समझेंगे, फिर अपने नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पूरी ईमानदारी से इस सवाल को सीखेंगे दोनों मेथड से एक लास्ट बार, ठीक है। तुमने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है कोई बात नहीं। सब लोग पूरी ईमानदारी से इस सवाल को सीखेंगे। इससे बड़ा सवाल नहीं पूछा जा सकता, अधिकतम यही चीजें पूछी जा सकती है ना। क्या है यहां पर मैं लिख लेता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 म्यू, x प्लस 2y प्लस 2 लैम्डा जेड, x प्लस 2y प्लस 2 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 10 म्यू, और x प्लस 3y प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर जेड, x प्लस 3y प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 15, ठीक है। मेथड नंबर 1 जो अपना स्टैंडर्ड मेथड है, जिसको सभी लोगों को याद रखना है, समझना है, सीखना है। बीच बीच में मैं कुछ चीजें तुमसे पूछता रहूंगा, वो अगर तुमने सॉल्व किया है तो जवाब देना। अपन सबसे पहले पता कर लेते हैं डी। डी क्या होता है, 1 1 1 1 2 2 लैम्डा 1 3 4 लैम्डा स्क्वायर। इसका प्रसार करके कोई मुझे बता सकता है क्या आया था? जिन लोगों ने किया है शायद वो लोग यहां पर हमारी मदद कर पाए। D1 में क्या करेंगे अपन, पूरा लेंदी मेथड में बता रहा हूं, 4 म्यू 10 म्यू म्यू स्क्वायर प्लस 15, है ना। और 1 1 2 2 लैम्डा और 3 4 लैम्डा स्क्वायर, ये अपना D1 हो गया। चलो पहले इतनी बातें कर लेते हैं। यहां से क्या आ रहा था डी का प्रसार करने पर, तो डायरेक्ट कर दूं क्या, ये हो जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 गुणा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 गुणा 3 माइनस 2। तो डी कितना हो जाएगा अपना, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, यानी कि ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, अभी फिर से लिख लेंगे अपन, फिर से लिख लेंगे। ठीक है, ये अपना डी आ गया था, ध्यान से सुनते रहना, ये डी आ गया था। अब सबसे पहले क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल में क्या होता है कि डी को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 लैम्डा माइनस 1 को 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 लैम्डा माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्डा जो है वो 1/2 नहीं होना चाहिए। इसको अलग तरह से लिखा जा सकता है कि सभी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 1/2। क्या म्यू पर कोई कंडीशन आई, क्या म्यू पे कोई कंडीशन नहीं आई, तो म्यू हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याएं। तो जब हमसे कहा जाए अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल में सीधा ही सबसे पहले हमारा उत्तर हो जाएगा कि बस लैम्डा 1/2 नहीं होना चाहिए।
बस लैम्डा 1/2 नहीं होना चाहिए। अद्वितीय हल है अगर लैम्डा 1/2 नहीं है और म्यू 1 और 15 नहीं है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर, ये एक उत्तर हो सकता है ना। अद्वितीय हल की केवल और केवल कंडीशन थी कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो सही कथन हो जाएगा कि बस लैम्डा 1/2 नहीं होना चाहिए। अगर लैम्डा 1/2 नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे म्यू चाहे जो होता रहे, म्यू चाहे जो होता रहे। ये कैसा कथन हो गया? ये सही कथन हो गया। ये कैसा कथन हो गया? ये सही कथन हो गया। ठीक है, पहली चीज क्लियर है कि अद्वितीय हल के लिए डी अशून्य होना चाहिए। डी अशून्य होने के लिए डी का मान अशून्य कर दो, ये अशून्य कर दो, यानी कि लैम्डा को 1/2 मत होने दो, म्यू जो मन है वो होता रहे। ठीक है, अब दूसरी चीज पर आते हैं हम, अनंत हल। अनंत हल, अनंत हल के लिए क्या करना होता है? डी को जीरो करना होता है, सबसे पहली चीज तो यही होती है। तो बिना सोचे समझे पहले डी को जीरो कर दो। डी जीरो करोगे तो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, अर्थात 2λ-1 जीरो हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। लैम्डा 1/2 होगा ही होगा, तभी डी जीरो होगा। क्लियर है ये बात? और इसके साथ साथ क्या भी होना जरूरी होता है? D1 भी जीरो होना होता है। अब D1 क्या बनेगा? D1 क्या होता? D1 होता 4 म्यू 10 म्यू म्यू स्क्वायर प्लस 15। फिर यहां पे क्या आता? 1 2 3, और यहां आता 1 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो 2 लैम्डा की जगह 1 आ जाएगा। 4 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ये तो 4 लैम्डा स्क्वायर भी कितना हो जाता है? 1। मैं डायरेक्ट मान रख दे रहा हूं, ये भी हो गया 1। अब इसका प्रसार करके इसे भी जीरो कर दो। इसी तरह से D1 लिखोगे, D2 लिखोगे, D2 लिखोगे, D3 लिखोगे। चलो पहले इसी को देख लेते हैं कि ये क्या बन रहा है। कई बार चीजें एक ही से हो जाया करती है ना। तो D1 लिखें तो क्या आएगा? किसके सापेक्ष प्रसार कर दें? 4 म्यू, ये कितना हो जाएगा? 2 - 3 -1 10 म्यू माइनस म्यू स्क्वायर -15 +1 30 म्यू -2 म्यू स्क्वायर -30। तो ये कितना हो जाएगा अपना? माइनस का 4 म्यू माइनस का 10 म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा? 30 म्यू -2 म्यू स्क्वायर -30। तो टोटल मिला के इकट्ठा करें अपन तो माइनस का 2 म्यू स्क्वायर और 1 म्यू स्क्वायर, टोटल हो गया म्यू स्क्वायर ये, और 30 म्यू -10 म्यू यानी कि 20 म्यू, और -4 हो गए तो 16 म्यू, और 15 मतलब -15। तो माइनस उभयनिष्ठ ले लें तो ये हो गया म्यू स्क्वायर -16 म्यू प्लस 15, यानी कि म्यू -1 गुणा म्यू -15। अब एक से भी अंदाजा लग जाता है, D2 D3 भी करोगे ना। अब देखो अगर एक को जीरो होना है बाकी सारी चीजों को भी जीरो होना पड़ेगा ही सही, ये कहां कहां जीरो हो सकता है। अब D1 को जीरो करोगे तो क्या आएगा बताओ? D1 को जीरो करें तो इससे अपन को म्यू के 2 मान मिले, म्यू 1 हो जाए और म्यू 15 हो जाए। पहले मुझे बता दो इतने यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं कि हाँ सर अद्वितीय हल के लिए ऐसा होगा, अनंत हल के लिए ऐसा होगा? कितने लोग मेरे साथ हैं यहां पर? फिर से भेजता हूं। हाँ, कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? माइनस कहां से आ गया? माइनस उभयनिष्ठ लेके आ गया बेटा, है ना, कैलकुलेशन से आया। कहां से आया है? ये अद्वितीय हल की कहानी हो गई। और ये अनंत हल की कहानी यहां से चालू हुई है अभी। अभी जिनको लंबे लंबे मेथड पसंद है वो पूरा इससे जाएं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। D1 आया है, इसी तरह से D2 लाएंगे, इसी तरह से D3 लाएंगे और पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, D1 D2 D3 पूरा कैलकुलेशन करेंगे। 94%, वेरी गुड, पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, अच्छा लगा मुझे जानकर। अब
आइडियली देखा जाए तो हम लोगों को D2 और D3 भी लिखना चाहिए, और मैं इस सवाल में लिखूंगा, मैं इस सवाल में लिखूंगा भी सही, क्योंकि मुझे सारी चीजें तुम्हारे सामने एकदम शुद्ध तरीके से प्रस्तुत करनी है। अब देखो 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1, फिर क्या आएगा यहां पर 4 म्यू 10 म्यू और म्यू स्क्वायर प्लस 15, 4 म्यू 10 म्यू और म्यू स्क्वायर प्लस 15, और ये क्या हो जाएगा 1 2 लैम्डा 4 लैम्डा, तो 1 2 लैम्डा 4 लैम्डा, लैम्डा का मान D0 के लिए 1/2 आ चुका था, तो ये लिखेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा 1 1 1, तो ये तो जीरो हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, D2 तो सदैव जीरो है, इसका मतलब यहां से तो म्यू कुछ भी रख दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना पढ़ने वाली जनता, लिखना मत, बाद में बहुत समय मिलेगा लिखने से, नोट्स बनाने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। क्लास के दौरान, क्लास के बाद सुन लेना। ये सुन लो क्या हुआ है यहां पर, D2 में क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई। 1 1 1 तो ऐसा का ऐसा ही था, इस दूसरे की जगह अपन ने क्या लिख दिया 4 म्यू 10 म्यू म्यू स्क्वायर प्लस 15, और तीसरा चूंकि अनंत हल की बातें कर रहे हैं तो अपन D को ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं, लैम्डा का मान 1/2 आ चुका है, 2 लैम्डा 1 हो चुका है, 4 लैम्डा स्क्वायर 1 हो चुका है, ये भी 1 1 1 हो गया। तो D2 बिना किसी दिक्कत के सदैव जीरो होगा, म्यू जो मन है वो रख दो। लास्ट में आ जाते हैं D3 पर, 1 1 1 1 2 3, और यहां क्या बनेगा 4 म्यू 10 म्यू म्यू स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सुनते रहना, केवल सुनते रहना, और कुछ नहीं करना है हम लोगों को। क्या हो जाएगा D3 को जीरो करेंगे तो प्रसार कर दें क्या, 2 म्यू स्क्वायर प्लस 30, एक 2 म्यू स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 म्यू माइनस 1 म्यू स्क्वायर प्लस 15 माइनस 10 म्यू प्लस 4 म्यू p माइनस 2, इसको भी जीरो करना है। तो ये कितना हो गया 2 म्यू स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 म्यू माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 15 प्लस 10 म्यू प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू जीरो। 2 म्यू स्क्वायर में से म्यू स्क्वायर गया, इतना बचा, ये हो जाएगा माइनस का 16 म्यू और प्लस का 15 इज इक्वल टू जीरो। फिर से कितना आ गया म्यू माइनस 1 गुणा म्यू माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि म्यू 1 या म्यू 15। अब सुनो, सुन लो भाई, ओ लिखने वाली जनता रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, ध्यान से सुनो क्या सिचुएशन हुई। अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल कब होते हैं, सबसे पहले D0 किया, D0 करने से क्या मिला, लैम्डा 1/2 होना चाहिए, इसके साथ साथ D1 भी जीरो होना चाहिए, D2 भी जीरो होना चाहिए, D3 भी जीरो होना चाहिए। D1 कब जीरो है, जब म्यू 1 हो जाए या 15 हो जाए, म्यू 1 हो जाए या 15 हो जाए, म्यू 1 या म्यू 15, ये कब जीरो है, जो मन है वो रख दो म्यू को, ये कब जीरो है, जब म्यू 1 हो जाए या 15 हो जाए। अगर हमें अनंत हल चाहिए तो तीनों जीरो होने चाहिए। ये तीनों एक साथ जीरो कब होंगे, जब म्यू 1 हो जाए या म्यू 15 हो जाए, क्योंकि म्यू 1 या म्यू 15 पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो, और ये तो सदैव जीरो है। तो अगर तीनों एक साथ जीरो होने चाहिए तो कब होगा, म्यू 1 या म्यू 15। मतलब अगर लैम्डा 1/2 है और म्यू 1 या 15 है तो क्या हल बने रहेंगे, अनंत हल बने रहेंगे। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है, पहले बताओ फटाफट, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है कि अगर लैम्डा 1/2 हुआ और उसके साथ म्यू 1 या म्यू 15 हुआ तो अनंत हल रहेंगे। फटाफट कंप्लीट करना है, अपन को आगे बढ़ना है, फटाफट कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है। बताओ कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा सर। ठीक है, 95 94, ठीक है, ओके। तो ऑप्शंस पे जाते हैं फिर से।
अनंत हल, अनंत हल वाला देखो, अगर लैम्डा 1/2 हुआ और म्यू 15 हुआ तो ये भी सही बात है। अभी अभी हमने देखा है कि लैम्डा 1/2 हो जाए, इसके साथ म्यू 1 हो जाए या 15 हो जाए तो अनंत हल हो जाते हैं। तो ये भी सही बात थी, ये भी सही बात थी। अब अगर लैम्डा 1/2 नहीं है तो क्या निकाय संगत होगा? क्या ये संगत निकाय का क्या अर्थ होता है? संगत निकाय का अर्थ होता है या तो अद्वितीय हल हो या अनंत हल हो। तो लैम्डा अगर 1/2 नहीं होता है तो कैसे हल हो जाते हैं? कैसे हल हो जाते हैं? लैम्डा अगर 1/2 नहीं होता है, लैम्डा 1/2 नहीं होता है तो अद्वितीय हल हो जाते हैं। और अद्वितीय हल को भी तो हम कैसे हल बोलते हैं? संगत हल बोलते हैं। तो ये भी सही बात है। तो गलत बात तो कौन सी रह गई? बस ये वाली रह गई। देखते हैं कैसे। देखो, अगर लैम्डा 1/2 है तो डी तो 0 हो चुका है, डी तो 0 हो चुका है। एक बार फिर से पीछे चलते हैं और अनंत हल वाली, ये अनंत हल वाली सिचुएशन हो गई। अब अद्वितीय हल वाली कौन से, कोई हल नहीं वाली सिचुएशन पे आता हूं मैं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कब होता है? ध्यान से सुनते रहना। कोई हल नहीं कब होता है? सबसे पहले सर डी 0 करो। अच्छा ठीक है, डी 0 किया, डी 0 करने से क्या मिल गया? लैम्डा 1/2 मिल गया। अब सर D1 या D2 या D3 में से कम कोई एक चीज अशून्य होनी चाहिए। अब ये D2 तो सदैव 0 है, ये तो सदैव 0 है। D2 तो सदैव 0 आ गया था, D2 पे तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। मतलब अगर कोई हल नहीं करवाना है तो D1 या D3 में से कोई एक चीज को अशून्य होना पड़ेगा। D1 क्या था? माइनस म्यू -1 गुणा म्यू -15। या तो इसको नॉन जीरो करो। ये नॉन जीरो कब होगा? जब म्यू 1 ना हो या म्यू 15 ना हो। ये क्या आया था? म्यू -1 गुणा म्यू -15। इसको अशून्य करना है, मतलब फिर से म्यू 1 ना हो या म्यू 15 ना हो। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई हल नहीं कब होगा? जब लैम्डा 1/2 हो एवं म्यू को 1 मत होने देना और म्यू को 15 मत होने देना। लैम्डा 1/2 होना चाहिए और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लैम्डा 1/2 होगा, डी 0 हो जाएगा। अगर म्यू को 1 या 15 नहीं होने दिया तो फिर D1 और D3 अशून्य हो जाएंगे। डी 0 हो गया, D1 D3 में से कोई एक अशून्य हो गया। मतलब कैसी सिचुएशन हो गई? कोई हल नहीं वाली सिचुएशन हो गई। तो क्या यही बात यहां लिखी हुई है? क्या ऑप्शन पे आते हैं। निकाय असंगत है। लैम्डा 1/2 ठीक है, डी 0 हो गया था, डी 0 हो गया था और म्यू 1 नहीं है। अब भाई म्यू 1 नहीं है, लेकिन अगर म्यू 15 हो गया तो, अगर म्यू 15 हो गया तो भी D1 D2 D3 सब 0 हो जाएंगे ना। तो केवल इतना लिखना, ये तो अधूरी बात हो गई। पूरी बात क्या होती? निकाय असंगत है यदि लैम्डा 1/2 है और साथ में म्यू 1 भी नहीं होना चाहिए और साथ में 15 भी नहीं होना चाहिए। यह बात अधूरी है और इस अधूरी बात की वजह से यह ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत। बोलो मेरे मित्रों, क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या एकदम अंदर से तसल्ली मिल गई? क्या बताओ, बोलो मोहम्मद सादिक, बोलो 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 भाई बोलो। लेकिन अगर म्यू 1/2 हो गया तो फिर क्या होगा? अतः यह ऑप्शन अधूरा है, अधूरा है। कैसा है? अधूरा है। अब शायद तुम लोगों की आत्मा को भी शांति मिली होगी और मेरी आत्मा को भी शांति मिली है ना? आत्माओं का मिलन हो रहा है। वेरी गुड। चलिए, अब ये तो हुआ क्या? अरे क्या हो रहा है भाई? हाँ, ये तो हुआ मेथड नंबर 1, जो मैं कहूंगा कि तुम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो यूज करने के लिए,
है ना। इसमें मैं किसी को मना नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें मेथड नंबर 2 भी सिखाऊं। ये अपना मेथड नंबर 1 पूरी कहानी वाला हो गया। अब मेथड नंबर 2, है ना, मेथड नंबर 2 से भी मैं बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 के लिए यही जो समीकरण है इनको मैं उठा के लाता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 म्यू x प्लस 2y, ओहो हो, को हटाओ यहां से, इस पे आओ। x प्लस 2y प्लस 2 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 10 म्यू, और लास्ट वाला क्या है, x प्लस 3y प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 15, है ना। फटाफट से जैसे पहला मेथड सीखा है पूरी ईमानदारी से दूसरा और सीख लो बेटा, फिर अपन अगले टॉपिक पे आगे बढ़ पाएंगे, है ना। क्या किया अपन ने, मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि पहले 2 से x एलिमिनेट कर दो, इन 2 से भी x एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट कर दें, इस दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटाओ, दूसरी में से पहली को घटाओगे तो क्या मिलेगा, x से x कट जाएगा, y प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जेड इज इक्वल टू 6 म्यू। थोड़ा सा मेरे साथ रहना, है ना, थोड़ा सा मेरे साथ रहना, है ना, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाना। x में से x गया खत्म, 2y में से y गया, y बचा, 2 लैम्डा जेड में से z गया तो 2 लैम्डा जेड माइनस जेड, जेड कॉमन ले लिया, 10 म्यू से 4 म्यू गया, 6 म्यू बचा। इसमें से इसको घटाऊंगा मैं, x से x उड़ गया, 3y माइनस y, y आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा जेड। इसमें से इसको घटाओगे तो म्यू स्क्वायर प्लस 15 माइनस 10 म्यू। हो गया क्या ये काम, x उड़ गया, पहली 2 से x उड़ गया, दूसरी 2 से x उड़ गया। अब अगली जो 2 मिली इनसे y उड़ा दो। y कैसे उड़ाएंगे, इसमें से फिर इसको घटा दो, इसमें से फिर इसको घटा दो। घटाना तो आता ही है ना, कैसे घटा दें, इसमें से इसको, इसमें से इसको या इसमें से इसको, जैसे मन है। इसमें से इसको घटा दिया, ये 0 हो गया। यहां क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1 जेड माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा गुणा जेड इज इक्वल टू 6 म्यू माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 15 प्लस 10 म्यू। यहां से जेड उभयनिष्ठ ले लो, 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 16 म्यू माइनस 15। ये अंदर क्या चीज बन गई, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 16 म्यू माइनस 15। ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 16 म्यू माइनस 15। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें पूरी समीकरण को, तो ये आ जाएगा अपना 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 16 म्यू प्लस 15। अपन इसमें से इसको घटाते तो सारी चीजें सही बैठ जाती है। अपन ने इधर घटाया तो एक माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, जेड गुणा 2 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 गुणा म्यू माइनस 15। ये मेथड 2 से हो गया अपना। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि जेड कैसे मिलता है, जेड मिलता है डी गुणा जेड इज इक्वल टू D3 करने पर। मतलब ये जो जेड के साथ चीज आई है ये क्या आ गई है, डी, और इधर जो चीज आई है वो क्या आ गई है, D3। बस सवाल खत्म, डी इज इक्वल टू लिख डालो ये, और D3 इज इक्वल टू लिख डालो ये। और इस सवाल की, इस मेथड की खास बात बस यही होती है कि इसमें जो चीजें आती है ना, बस उसी से हम लोगों को हल कर देना होता है। अद्वितीय हल, इसको 0 मत होने दो, लैम्डा 1/2 नहीं होगा। अनंत हल, दोनों को 0 कर दो। कोई हल नहीं, इसको 0 कर दो, इसको 0 मत होने दो, खत्म। बोलो सेकंड मेथड की जय। कितने लोगों को सेकंड मेथड अभी ओके ओके लग रहा है, हाँ सर क्लियर है। पहले वाले में जब अद्वितीय हल करना है तो क्या कर देना, अद्वितीय हल वाले में डी को 0 मत होने देना। दूसरा अनंत वाले में क्या कर देना, अनंत हल वाले में डी भी 0 कर देना, D3 भी 0 कर देना। और कोई हल नहीं वाले में क्या कर देना,
कोई हल नहीं वाले में डी जीरो कर देना और डी थ्री को जीरो मत होने देना। फिनिश, फिनिश, ठीक है ना। अब देखो, शायद अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे यार सेकंड वाला तो कितना सुंदर, कितना बढ़िया, जल्दी हो गया, लेकिन वो अपनी पर्सनल चॉइस है। जिसको पहले से करना है पहले से करो, जिसको सेकंड से करना है सेकंड से करो। अभी क्लियर है क्या? सेकंड भी बोलो, डन डना डन, डन डना डन, 94%, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इसी के साथ अपने क्रेमर रूल के सवालों को हल करने के दोनों तरीके मैंने तुम्हें सिखा दिए हैं, ठीक है। अब ये जो अगला सवाल है, इसको एक बार तुम फिर से घर पे करना, इसको अपन कल की क्लास में देखेंगे। उसी टाइप का सवाल है ना। एक बार और अटेम्प्ट करना, अब थोड़ी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिलहाल के लिए अपन अगला टॉपिक लिखते हैं, रेखीय अवकल समीकरण का स्पेशल केस, समघात रेखीय समीकरण निकाय, यानी कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। लिखो, टॉपिक लिखो। अब सुनो, लिखना बंद कर दोगे क्या? क्या तुमने लिखना बंद कर दिया है? इससे पहले कि मैं ये चीज सिखाऊं, सच सच बताओ, क्या तुमने लिखना बंद कर दिया है? क्या तुमने लिखना बंद कर दिया है? सर प्लीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए बता दीजिए, करीब बता देंगे, बता देंगे, चिंता ना करो बाबू। अब छोड़ दिया, अब छोड़ दिया। इस जेई का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जब किसी पर भरोसा करो तो इतना करो कि भाई अब जो तुम करोगे वही सही है, शंका में ना रहो, है ना। सब करवा दिया जाए। प्लस का भी मैं बताऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखो, ओके। पोल गलत है ए डेल दिया करो ना, ए ए, वेरी गुड। चलो फिर से पढ़ाई पर लौटते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस क्लास में आने का है पढ़ाई। सुनो मेरी बात समघात समीकरण क्या होती है? इसमें एक नया शब्द जुड़ा है, समघात, होमोजीनियस इक्वेशन। समघात समीकरणें क्या होती हैं? जिनमें चरों की घातें समान होती हैं। अभी तक क्या दिक्कत थी? जो समीकरण थी वो किस प्रकार की थी? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, है ना। अब इस समीकरण के साथ, इस समीकरण निकाय के साथ एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि इसमें चरों की घातें देखोगे तो यहां पर x की घात एक, y की घात एक, z की घात एक, लेकिन यहां तो नियतांक है, इसमें तो चर है ही नहीं, तो चर की घात तो कुछ हो ही नहीं पा रही है। चर की घात यहां एक 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 है, यहां चर है ही नहीं, यहां चर है ही नहीं, यहां चर की घात एक एक एक, यहां चर है ही नहीं, यहां एक एक एक, यहां चर है ही नहीं। ऐसी समीकरणों को समघात समीकरण नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो फिर क्या बदलाव लाएं कि ये समघात हो जाए? तो बदलाव यह लाया जाता है कि ये d1 d2 d3 को हटा दो और इसकी जगह ले आओ 0 0 0। अब समीकरण में जितने भी पद हैं सब में चरों की घात देखोगे तो एक है, समान है। समान घात की समीकरणें
समघात समीकरण। तो जब भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी समीकरणें आए जिसमें इधर एक्स वाई जेड लिखा हो और सामने 0 0 0 लिखा हो, तो ऐसी समीकरण को क्या कह देते हैं? समघात समीकरण कह देते हैं। अब मेरा सवाल तुम लोगों से एक सिंपल सा है, क्या इस समघात समीकरण का कोई एक हल तुम्हें दिखाई देता है क्या? क्या एक्स वाई जेड के ऐसे मान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या जो इसको संतुष्ट करेंगे? अगर हां तो वो क्या मान है? एक्स वाई जेड के ऐसे कुछ मान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या जो इसको संतुष्ट करेंगे? अगर हां तो वो क्या मान है? एक्स वाई जेड के कुछ मान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या है वो? यस सर, 0 0 0 दिख रहा है ना? वेरी गुड। क्या दिख रहा है? 0 0 0। मतलब फिर से लिखना बंद कर दो, सुनते रहना। इस समीकरण निकाय के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोई हल ना हो। एक हल तो दिख रहा है ना, मतलब कोई हल नहीं वाली सिचुएशन तो इसमें आएगी ही नहीं। कोई हल नहीं है ऐसा इसमें संभव नहीं है। तो इसमें कौन सी दो चीजें बची? या तो अद्वितीय हल होगा या फिर अनंत हल होंगे। यही दो सिचुएशन बची है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका डी क्या बनेगा? लिखना मत, फिर बोल रहा हूं लिखना मत। इसमें ध्यान से देखोगे तो डी क्या बनेगा? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। राज की एक बात बताऊं तुमको, अगर D1 लिखोगे, D1 में अपन क्या करते थे? इसको यहां प्रतिस्थापित कर देते थे, 0 0 0। अब यहां कुछ भी आता रहे, D1 का मान कितना आने वाला है? 0। D2 का मान कितना आने वाला है? 0। D3 का मान कितना आने वाला है? 0। मतलब यहां पर D1 D2 D3 तो सदैव 0 ही होंगे। ये 0 0 0 पहले स्तंभ में गया 0, दूसरे में गया 0, तीसरे में गया 0। मतलब हलों की प्रकृति की बात करें, हलों की प्रकृति की बात करें तो यहां पर दो ही केस बनेंगे। कौन से दो केस बनेंगे? या तो आपका डी अशून्य होगा। डी अशून्य होता है तो कैसे हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। वो अद्वितीय हल क्या होते हैं? एक्स होता है D1 बटे डी। अरे D1 तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। Y होता है D2 बटे डी। अरे D2 भी 0 है। Z होता है D3 बटे डी। अरे D3 भी 0 है। मतलब X Y Z तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों 0 0 0 हो जाएंगे। ये हो गए अद्वितीय हल। अद्वितीय हल सदैव 0 0 0 ही होंगे। लेकिन अगर डी भी 0 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? अनंत हल ही होगा। क्यों होगा अनंत हल? क्योंकि D1 D2 D3 तो ऑलरेडी 0 हैं। यहां पर कैसी सिचुएशन आ जाती है? अनंत हल वाली सिचुएशन आ जाती है। कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई? बोलो, लिख डालो इस बात को, बताओ क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है कि अगर 0 0 0 होगा तो दो ही चीजें संभव है, या तो अद्वितीय हल होगा 0 0 0 या फिर अनंत हल होंगे। बोलो मजा आया क्या? बोलो सच सच बताओ। फटाफट 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 फटाफट। बुडुम्बुश। जी सर, मजा आ गया। पीस पीस। वेरी गुड। अब देखो, एक छोटी सी चीज और यहां मैं जोड़ देता हूं,
है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है। लेकिन एक मिनट के लिए रुक कर ध्यान से सुन लो। ये जो हल होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है तुच्छ हल। तुच्छ हल यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। और ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब एक राज की बात सुनना, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। सुनो मेरी बात। एक बात तो परम सत्य है। कौन सी बात परम सत्य है? कि 0,0,0 तो इसको संतुष्ट करके रहेंगे। चाहे तुम्हारे अद्वितीय हल हो तब भी संतुष्ट करेंगे, और अनंत हल हो तो भी संतुष्ट तो करेंगे ही। क्या अनंत हल का मतलब ये होता है क्या कि ये वाली चीज नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं। अनंत हल का मतलब ये होता है कि ये तो हो ही सकता है, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। अनंत हल का मतलब है कि ये तो हो ही सकता है, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जब प्रश्न में हमसे ये कहा जाए कि अचर का मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान ज्ञात करो, जिसके लिए इस समीकरण निकाय के अशून्य हल हैं। अशून्य हल है का क्या मतलब हो गया भाई? शून्य हल तो है ही, ये शून्य हल तो है ही, शून्य हल तो हमेशा है। अशून्य हल भी है, अशून्य हल भी है, मतलब अनंत हल है। इन सबका नाम एक ही, अनंत हल हो जाए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाए, अशून्य हल हो जाए, अतुच्छ हल हो जाए, इन सब का मतलब एक ही है कि तुम्हें क्या कर देना है? चारों को जीरो कर देना है। अब ये तो जीरो है ही, बस डी को जीरो कर देना है। जब तुमसे कहा जाए केवल तुच्छ हल है, केवल शून्य हल है, केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो डी को जीरो मत करना। अन्यथा कुछ भी कह दें, अशून्य हल है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अतुच्छ हल है, डी को भी जीरो कर देना है। अनंत हल है, डी को भी जीरो कर देना है। ये बात समझ गए? लैंग्वेज समझ जाओगे क्या? बोलो, क्लियर है क्या ये बात? ये छोटी सी बात समझ लोगे, काम अपना चल जाएगा। जैसे कि अब ये सवाल है तुम्हारे सामने, इस सवाल को हल करो और बताओ कि लैम्डा का क्या मान है? अशून्य हल विद्यमान है। अशून्य हल, शून्य हल तो ऑलरेडी है। अब कुछ लोगों को देखने में शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक हिंट यहां दे देता हूं कि यह समघात निकाय है। यह समघात निकाय है। वैसे तो ऊपर भी लिखा हुआ है। कैसे है यह समघात निकाय? इसको लैम्डा को इधर लेके आओ, क्योंकि एक्स एक्स का गुणांक तो एक साथ रखना पड़ेगा ना, वाई वाई की चीजें तो एक साथ रखनी पड़ेंगी ना, जेड जेड की चीजें तो एक साथ रखनी पड़ेंगी ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली में लिखा हुआ है एक्स गुणा 1 - लैम्डा प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 1 - लैम्डा y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। और तीसरी समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 1 - लैम्डा z इज इक्वल टू 0। है ना? ये मैंने पहला सवाल था तो तुम्हें बता दिया, है ना। आगे के सवालों में तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर समघात है तो ये समघात कैसे हुए। अब इसको हल करो, तुम इसको हल करो फटाफट से, सॉल्यूशन बताओ कि अगर अशून्य हल है, अशून्य हल है, तो क्या लैम्डा का मान होना चाहिए? इंटीजर टाइप पोल दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट से इसको हल करके बताओ कि क्या उत्तर आवेगा।
हाँ भाई, क्या आंसर आया? यहाँ पर कुछ कुछ बच्चों से बातें करते हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं वो लोग? रीसेंट। एक आंसर होगा सर, आपने रैपिड फायर देना बंद क्यों कर दिया है, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। मिल जाएगा बेटा अगली क्लास से। क्रेमर का नियम कौन सा है सर? ये सब क्रेमर के ही नियम है, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। श्री बेटा, यही तो बात चिल्ला चिल्ला के मैंने कही थी। चिल्ला चिल्ला के नहीं कही थी क्या? बताओ तो, मैं नहीं कही थी क्या? कहा था ना मैंने कि इसमें नो सॉल्यूशन जैसी चीज संभव नहीं है, क्योंकि 0,0,0 तो सदैव इसका हल रहेगा। समझे बाबू? तो द करेक्ट आंसर इज आबरा का डाबरा गिलगिली छू छे। ओ माय गॉड्स, अफसोस। अच्छा, ये चीज तो क्लियर है ना सभी लोगों को कि ये समीकरण कैसे आई है? ये समघात निकाय है, ये बात क्लियर है क्या? ये समघात निकाय है, ये बात क्लियर है क्या? बताओ। पोल नहीं आया भाई, पढ़ लो रे पढ़ लो। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पढ़ लो, समझाइए वापस। यस, यस, यस। टाइम ज्यादा लगा। आव्यू कब स्टार्ट होगा? बस स्टार्ट होने को है। 89%। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाता हूँ, है ना? थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, है ना? जो लोग इधर उधर खो गए हैं सभी लोग लौट कर आ जाओ। कोई हल क्यों नहीं होगा, सारी बातें मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को। समघात रेखी समीकरण निकाय, ऐसे समीकरण निकाय जिसमें एक तरफ जीरो होता है, मतलब D1 D2 D3 जीरो हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में इसके हल सदैव 0,0,0 होते ही हैं। 0,0,0 यहां रखोगे संतुष्ट होगा, यहां रखोगे संतुष्ट होगा, यहां रखोगे संतुष्ट होगा। इन समीकरण निकायों का 0,0,0 तो हल होता ही है। मतलब एक हल हमको मिल चुका है, एक हल मिल चुका है, मतलब कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन वाली स्थिति तो यहां पैदा हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब हमने क्या किया? डी पता किया। डी कैसे पता करते हैं? ऑब्वियसली अपन को पता ही है, गुणांकों का सारणिक डी होता है। बाकी D1 D2 D3 यहां निकालोगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, वो जीरो ही आ जाएगा। तो सारा खेल किस पे टिका हुआ है? डी पे टिका हुआ है। अगर डी अशून्य हुआ तो कैसे हल हो जाएंगे? अद्वितीय हल हो जाएंगे। और वो अद्वितीय हल क्या होंगे? 0,0, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? यूनिक, एक ही अकेला सॉल्यूशन सेट होगा, एक ही अकेला हल समुच्चय होगा। वो 0,0,0 ऑलरेडी हमको पता था। इसको कहते हैं तुच्छ हल, शून्य हल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डी भी जीरो हो गया तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? चारों जीरो वाली, जिसको अपन क्या कहते हैं? अनंत हल कहते हैं। अनंत हल को अतुच्छ हल, अशून्य हल भी कहा जाता है। जब ऐसा कहा जाए कि इस समीकरण निकाय के अशून्य हल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शून्य हल नहीं होंगे, भाई शून्य तो है ही, अशून्य हल है, मतलब अनंत हल है। समझ गए बात को? कोई जानबूझ के तुमसे ये नहीं कहेगा कि अनंत हल है, वो वाली कंडीशन लगाओ। वो इनडायरेक्टली बोलेंगे इसके अशून्य हल है। अच्छा, हमने देखा ओ समघात निकाय है, अशून्य हल है, मतलब अनंत हल है। समघात निकाय है, शून्य हल है, मतलब अद्वितीय हल है। समझ गए बात को? फिर ये सवाल पर अपन को आ गए। इस सवाल में अपन को कुछ कुछ चीजें दी गई थी, बहुत बढ़िया। बोला था समघात है, अरे समघात तो दिख नहीं रहा है, इधर तो D1 D2 D3 है। अरे नहीं मेरे भाई, D1 D2 D3 तो कांस्टेंट होते थे, वो तो अचर होते थे। यहां तो XYZ है, इनको x को x के पास भेजो, y को y के पास भेजो, z को z के पास भेजो। कैसे भेजे? इस x को इधर भेज दिया, ये आ गया, y को इधर भेज दिया, z इधर भेज दिया, x y z। अच्छा, मतलब D1 D2 D3 अब जीरो हो गया क्या? हो गया। और कौन सी बात कर रही है? अशून्य हल। अशून्य मतलब डी को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। यानी 1 - λ 2 3 3 1 - λ 2 और 2 3 1 - λ, इसको क्या करना है?
इसको जीरो करना है। जब इस सारणिक को जीरो करेंगे और लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि हाँ सर अभी क्लैरिटी आ गई है? पिछली बार अभी 89% लोगों ने बोला था, क्या अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताओ। एक्स बराबर वाई बराबर जेड वन रख देंगे, ऐसा कैसे कर दो? कुछ भी कर दोगे क्या? हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना। तुक्का लग गया बेटा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। इसका प्रसार कर दो। 1 - लैम्डा, 1 - लैम्डा का स्क्वायर -6, फिर -2 गुणा 3 गुणा 1 - लैम्डा -4, और प्लस 3 गुणा 3 × 9 -1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मजा आ रहा है। अभी 93% लोगों को क्लियर है। अब इसको हल करना, देखो इसको अंदर गुणा कर दूंगा मैं, ये 1 - लैम्डा का क्यूब हो जाएगा, -6 टाइम 1 - लैम्डा हो जाएगा, ये 2 गुणा 3 - 3 लैम्डा -4 हो जाएगा, प्लस ये 3 गुणा 9 -1 + लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - लैम्डा का क्यूब -6 टाइम्स 1 - लैम्डा। अब कैलकुलेशन करना है इसको, इसके आगे कैलकुलेशन करना है ना, हल करने की कोशिश करना है इसको। 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा का क्यूब 1 - लैम्डा। एक काम करता हूँ, इसको ऐसा का ऐसा ही अंदर भेजता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 - लैम्डा का क्यूब -6 टाइम्स 1 - लैम्डा -3 दूना 6 1 - लैम्डा और +8, है ना, और प्लस ये 9 × 27 -3 गुणा 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो रहा है? 1 - लैम्डा का क्यूब 6 × 6 = 12 और 3 × 15 1 - लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, तो 1 - लैम्डा को थोड़ी देर के लिए अगर अपन टी रख दें, ये हो जाएगा t³ -15t + 35 इज इक्वल टू 0, है ना। तो -5 15, सही किया क्या कैलकुलेशन? एक बार चेक कर लो फटाफट से। 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा का स्क्वायर -6 -2 3 टाइम्स 1 - लैम्डा -4 -2 3 टाइम्स 1 - लैम्डा, और फिर 3 3 × 9 -2 आएगा यहाँ पर। ये 2 आएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा तो ये 6 × 18 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन 90, हाँ, तो अब इसको t इज इक्वल टू -5 संतुष्ट कर रहा है। अब देखो ये है क्यूबिक बन गई है, तो क्यूबिक के अपन हिट एंड ट्रायल से ही निकाल सकते हैं, तो हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ेगा, है ना। हिट एंड ट्रायल से t इज इक्वल टू -5 इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 1 - लैम्डा इज इक्वल टू -5 होगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है क्या? और ये चालू था क्या? बाबा रे बाबा, ये चालू थे था क्या? देखो मिश्रा जी, लव यू टू यार, अब क्लियर, बहुत बढ़िया। यस सर क्लियर है अब सबको। कैसे? चलो इसी के साथ अभी अपन सारणिक की कुछ चीज़ों को रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 96.3%, वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट में छोड़ता हूँ। ये एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को जो जेई मेंस का है, और अब अपन आते हैं अपने आव्यू चैप्टर पर। 1 घंटे का बोला था मैंने तुम्हें 1 घंटे में अपन ने मैट्रिक्स यानी कि आव्यू। अब एक चीज तुम्हें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बताता हूं मैं तुम लोगों को, है ना।
सबसे पहले तो सभी लोग आव्यू का वेलकम करेंगे। वेलकम करो आव्यू का। वेलकम आव्यू, स्वागत है आपका। वेलकम। मैट्रिक्स का स्वागत है। वेलकम टू द न्यू चैप्टर मैट्रिक्स, है ना। बड़े प्यार से हम लोग मैट्रिक्स को अपनी जिंदगी में बुलाएंगे कि आओ मैट्रिक्स आओ। वेलकम करेंगे, सभी लोग वेलकम करेंगे, सभी लोग लिखो। ठीक है। अब कुछ कुछ बातें करता हूं मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वेलकम मैट्रिक्स भैया, बताओ कितने सम्मान के साथ बुला रहा है। देखो, पहली चीज तो ये कि सारणिक पर कितना डिपेंडेंसी है। सारणिक चैप्टर पर, सारणिक चैप्टर पर कितना निर्भर करता है। तो मैं क्या कहूंगा तुम लोगों से कि इस चैप्टर की पहली चार क्लास, पहली चार या तीन तीन क्लास बोल देते हैं, पहली तीन क्लास तो डिटर्मिनेंट पर निर्भर नहीं करती है। मतलब अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट नहीं भी आता है तो भी पहली तीन क्लास में तो तुमको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फिर क्या होगा, चौथी क्लास से उसके आगे क्या आना जरूरी है। तो सारणिकों के जो गुणधर्म पढ़े थे ना हमने, वो आना जरूरी है। उसके आगे सारणिकों के 11 गुणधर्म आना चाहिए। आना चाहिए का मतलब क्या होता है, उनकी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी मैं बोलूंगा, रेफरेंस दूंगा, तो फिर तुम्हें याद आना चाहिए। तो अभी अगली तीन क्लास, मतलब कम से कम इस सप्ताह तो तुम्हें सारणिक की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। रेखीय समीकरण निकाय की बहुत आगे जाके जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद तुम्हें बता दूंगा, है ना। तो अगर तुम्हें खुद के लिए कुछ अच्छा काम करना है तो वो इतना जरूर करना कि इस हफ्ते के अंत तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो 11 गुणधर्म थे उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये बात पक्की है। तो ये काम तो हो गया कि पिछले चैप्टर का तुम्हें क्या काम करना है। ठीक है। सारणिक, क्या सारणिक चैप्टर खत्म हो गया है? थ्योरिटिकली यस, प्रैक्टिकली नो। थ्योरी हमने कंप्लीट की है, कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, सवालों की कोई सीमा नहीं होती है। सारणिक चैप्टर अब हमारी जिंदगी में शुरू हुआ है। अब हम सारणिक के बड़ी बड़ी चीजों से लड़ाई करेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। अब सारणिक के नए नए सवाल ढूंढो, उनको करो, देखो कि अपने कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कोई नई चीज सीखने को मिल जाए उसको लाके लिख दो। कभी भी ये मत सोचना कि अब इस चैप्टर का काम खत्म हो चुका है। नहीं, अब ये चैप्टर हमारे लिए शुरू हो चुका है। अभी हम इसके जेई मेंस के पीवाईक्यू और करेंगे, वहां पे हमको चार चीजें क्लिक करेंगी, हम उनको लाकर अपने नोट्स में लिख देंगे। सारणिक चैप्टर खत्म हुआ है। आव्यू चैप्टर शुरू करने से पहले कम से कम 4 से 5 पन्ने खाली छोड़ देना। सारणिक के सवालों पे जब जब तुम्हें कोई नई चीज नजर आए वो यहां लाकर नोट्स में अपने जोड़ देना। ठीक है। जेई एडवांस करेंगे और चीजें क्लिक करेंगी और नई चीजें क्लिक करेंगी। देखो आज ही के दिन
हमें ये नहीं करना है कि भाई अब तो सारणिक के हम लोग पूरा 100% मास्टर हो गए, नहीं। अब हम सारणिक की चीजों को सामना करने के लिए रेडी हो गए हैं। बोर्ड लेवल में बोल रहा हूं तुम्हारा हो गया है। जेई मेंस लेवल काफी हद तक टच हो गया है। जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। एडवांस लेवल अभी सवाल करने पड़ेंगे। एडवांस का लेवल ये नहीं होता है कि कोई एकदम दुनिया से बाहर की कोई चीज आ जाती है। सोचने का तरीका बस अपना थोड़ा सा और मैच्योर करना पड़ेगा, और वो सवालों से ही आएगा। क्या सारणिक अब क्लास में कभी नहीं आएगा? नहीं, क्लास में आता रहेगा। क्यूओटीडी के रूप में आता रहेगा, बीच बीच में आव्यू में आगे आता रहेगा, डीपीपीज में आता रहेगा, टेस्ट में आता रहेगा, मिलता ये हमको रहेगा, है ना। तो अब हम लोग सारणिक को शुरू कर रहे हैं, समझ गए बात को। चैप्टर ये शुरू हो रहा है, जिंदगी में हमारी सारणिक शुरू हो रही है। ठीक है, एक लास्ट चीज और बतानी थी कि प्लस को कैसे यूज करना है। लक्ष्य प्लस। अब इस बार क्या हुआ है कि बड़ी जल्दी तुम्हें सारी चीजें दे दी गई हैं, बड़ी जल्दी तुम्हें सारी चीजें दे दी गई है ना। क्या क्या चीज, जैसे वन शॉट है वो दे दिया गया तुम्हें, जेई मेंस पीवाईक्यू दे दिए गए, जेई एडवांस पीवाईक्यू दे दिए गए, रेप्लिका शीट दे दी गई, और प्रैक्टिस सेशन भी एक लगा दिया गया था, है ना। ये प्रैक्टिस सेशन जो शुरू शुरू में यूट्यूब पे हुआ था, ये वाईटी लाइव था, और शायद रेप्लिका शीट का जो डिस्कशन हुआ था ये भी लाइव था। अब क्या तुम्हें बिना सोचे समझे खुद से जाके ये चीजें देख लेनी है? नहीं, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं कि ये काम जाके करो तब तक मत करना। क्योंकि अगर बिना मेरी परमिशन के तुमने ये जाके काम किया तो हो सकता है तुम खुद को चोटिल कर बैठो। क्या तुम इसके लिए रेडी हो या नहीं हो, ये तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। देखो, जो लाइव सेशंस हैं ये तो तुम्हें अटेंड करने ही है, इसके लिए मैंने सर से बात भी करी है, हम लोगों का डिस्कशन भी हुआ है। लाइव सेशन में तुम्हें पूरा टाइम दिया जाएगा, या तो प्रैक्टिस शीट तुम्हें पहले ही अवेलेबल करवा दी जाएगी जिसको तुम्हें सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा खुद से सॉल्व करने के लिए, फिर लाइव डिस्कशन लिया जाएगा, है ना। या फिर अगर पहले से प्रैक्टिस शीट नहीं दी जाती है तो लाइव डिस्कशन में सर तुम्हें टाइम देंगे, सॉल्व करोगे, फिर सर डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, वन शॉट। वन शॉट का क्या करना है हम लोगों को, मैंने फिर बताया। अगर तुम्हारा ऐसा है कि अपने कितने 11 लेक्चर में सारणिक हुआ है, अगर एक लेक्चर या 2 लेक्चर छूटे हुए हैं, मैं यही बोलूंगा कि रेगुलर क्लास से एक आध लेक्चर लेकर उस चीज को खत्म करो। पूरा लेक्चर तुमने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, अभी से वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें रिवीजन करना हो, टेस्ट से पहले रिवाइज करना हो, या फिर एक क्विक फटाफट से रिवीजन करना हो, कभी भी 1 महीने में 2 महीने में, तब तुम वन शॉट देख सकते हो, तुम्हारे कम समय में पूरा रिवीजन हो जाएगा। या फिर कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, ज्यादा क्लासेस मिस हो गई हैं, या आगे बढ़ गए हैं, पीछे का बहुत सारा छूट गया है, तो आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम क्लास रेगुलर क्लास छोड़ दे रहे हैं और वन शॉट से करना है चीजें, समझ गए बात को। अब आते हैं जेई मेंस पीवाईक्यू और जेई एडवांस पीवाईक्यू पे। क्या हम इसके लिए रेडी हैं? अभी नहीं। फिर मैं यही बोलूंगा, जैसे अभी तक तो अपन रेगुलर क्लास में सारणिक खत्म कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि पहले तुम सारी डीपीपी कर लो। अगर तुमने सारी डीपीपीज कर ली है, सारे क्वेश्चन ऑफ द डे कर लिए हैं, ये 2 काम अगर तुमने कर लिए हैं, और जो मैंने क्लास में होमवर्क दिए हैं, क्लास क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो तुम जेई मेंस वाले पीवाईक्यू जाके करने लग जाओ। अगर ये तुमने रेगुलर क्लास के साथ कर लिए हैं, हाँ, तुम जेई मेंस वाले पीवाईक्यू कर सकते हो। नहीं तो मैं ये कहूंगा कि अभी सारणिक खत्म हुआ है, 1 हफ्ते का थोड़ा सा समय दो, अपने पुराने बैकलॉग कवर करो, फिर अगले हफ्ते के लिए जेई मेंस प्लान करो, और उसके 1 हफ्ते बाद जेई एडवांस के प्लान करना। ठीक है, चाहे ये लेक्चर तुम्हारे पास अभी जल्दी आ गए हों, लेकिन फिर भी देखो, थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो पचा पाओगे। अगर एक साथ सारी चीजें ठूस लोगे तो वो हजम नहीं होंगी। अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अभी हम लोग एकदम से जेई एडवांस के सवाल करने जाएंगे तो घबरा जाएंगे। थोड़ा सा समय दो, हमारे दिमाग को सारणिक को एक्सेप्ट करने दो। डीपीपी से, क्यूओटीडी से, रैपिड फायर से बेसिक कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन,
स्पीड, एक्यूरेसी, ये चीजें बढ़ाओ। उसको बढ़ाने के लिए वन शॉट की हेल्प ले सकते हो, उसको बढ़ाने के लिए लाइव सेशंस की हेल्प ले सकते हो। लाइव सेशंस अटेंड करो, जब लाइव होते हैं अटेंड करो, वहां पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी ये जो चीजें हो रही है ये मुझसे पूछो कि क्या सर अब हम लोग जेई मेंस के पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर ले क्या? हर चैप्टर पे मैं बताऊंगा तुमको कि हाँ बेटा अब तुम ये करने के लिए रेडी हो। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने ये प्लान किया है कि चीजें आपको टाइमली ही दी जाएंगी। अभी पहले से दे दी गई तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सारी चीजें यूजफुल है, सही समय पर। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन सही समय पर। किसी भी चीज का हम पर गलत इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये देखकर हम खुद को और डीमोटिवेट कर ले। नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन सही समय पे। अभी तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले ये चीजें करो। कहीं कुछ जल्दी रिवीजन करना है, वन शॉट बैकलॉग हो गया, वन शॉट से कंप्लीट करो। लाइव सेशंस ईमानदारी से अटेंड करो, जो सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं उस प्रैक्टिस को करो। बाकी इनको तभी छूना जब बाकी चीजें अपनी पूरी हो रही हो। नहीं, ठीक है, समझ गए बात को? चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैट्रिक्स। और लिखो पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, और कुछ डाउट है तो बता दो तुम। अभी अपन ही क्लियर कर लेते हैं, 2 मिनट का और समय देते हैं, है ना? 7:30 पे फिर अपन इस चैप्टर को शुरू करेंगे। वेलकम मैट्रिक्स, वेरी गुड, जल्दी कंप्लीट हो मैट्रिक्स। बोले क्लास 11th दिक्कत करेगी क्या? तो देखो, नहीं करेगी फिलहाल, मैट्रिक्स चैप्टर में तो और नहीं करेगी, लेकिन इसका अगला जो चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें थोड़ी बहुत करेगी। तो वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा तुमको। आभ्यू का सहखंडज क्या होता है? मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आभ्यू। क्या कहते हैं? आभ्यू। और ये मैट्राइसेस जो होते हैं ना, मैट्राइसेस, ये इसका बहुवचन है, आव्यूहों। मैट्रिक्स मतलब एक, एक मैट्रिक्स। मैट्राइसेस मतलब बहुवचन, एक से अधिक मैट्रिक्स। एनसीईआरटी डिस्कशन, हाँ एनसीईआरटी से अब मैं तुम्हें बताऊंगा। एनसीईआरटी में चीजें मिक्स है, इसीलिए मैंने अभी तक रोक रखा है। और थोड़ा विश्वास रखो, सब करवा देंगे तुमको, ठीक है? भ्रुम्बुश कहाँ पर मिलेगा? एनसीईआरटी से होमवर्क भी मैं बता दूंगा, ठीक है? मॉड्यूल से मॉड्यूल, मॉड्यूल 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 मॉड्यूल। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मॉड्यूल भी होना चाहिए, लेकिन अब तुम्हें कितना टाइम अलाउ कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना? अपना टाइम भी देखना है हम लोगों को, ठीक है? चलो, परिचय। तो आव्यू क्या होता है, लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे। आव्यू होता है वस्तुओं का, संख्याओं का, फलनों का, किसी भी चीज का आयताकार रूप में व्यवस्था। आयताकार। सारणिक में क्या बोल रहे थे हम लोग? वर्गाकार। यहां क्या बोल रहे हैं? आयताकार। सिंपल सिंपल उदाहरण से शुरुआत करते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपके पास 3 प्लेयर है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। पहले मैच में कितने रन बनाए, दूसरे मैच में कितने रन बनाए? 50, 100, 75, 0, 150, 175। ये क्या चीज हो गई? ये जो अरेंजमेंट तुमको दिख रहा है, ये अरेंजमेंट एक आव्यू हो गया। सारणिक में वर्गाकार होना जरूरी था, आव्यू में वर्गाकार होना जरूरी नहीं है, आयताकार होना जरूरी। आयताकार का क्या मतलब होता है? आयताकार का मतलब होता है कि कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभ होने चाहिए, त्रिभुज नहीं बनाना है, ठीक है? कहीं खाली नहीं छूटना चाहिए।
जो भी चीजें हैं सारी भरी हुई होनी चाहिए। क्या परिभाषा कोई हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। बोर्ड में पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। जेई मेंस जेई एडवांस में कभी नहीं पूछेंगे। फिर भी अगर तुम्हारे मन में थोड़ा बहुत संशय है तो यह मान लो कि संख्याओं का, फलनों का, वस्तुओं का आयताकार रूप में व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जरूरी नहीं है बराबर हो, कितनी भी हो सकती है। क्या यह एक आव्यूह है? हाँ। आव्यूहों को ऐसे बड़े कोष्टक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या यह एक आव्यूह है? हाँ, यह भी एक आव्यूह है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इस आव्यूह को अपन कहेंगे 3x3 की आव्यूह। इसके संगत सारणिक हो सकती है। इस आव्यूह की सारणिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह वर्गाकार आव्यूह है। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। क्या यह एक आव्यूह हो सकता है? एक आव्यूह अपन बी द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। 2 5 0 √3 -1 5। हाँ, इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 2 3। 3 पंक्ति, 2 स्तंभ। पहले लिखी जाती है पंक्ति, बाद में लिखे जाते हैं स्तंभ। यहां कितनी पंक्ति है? 1 2। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। ये किस क्रम का हो गया? 2x3 का। क्या इस आव्यूह और इस आव्यूह के लिए सारणिक लिखा जा सकता है? नहीं। सारणिक केवल वर्गाकार आव्यूहों के लिए परिभाषित होता है, जिनमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान होती है, उसके लिए परिभाषित होता है। क्या यह एक आव्यूह है? 2 5 1 -3। हाँ, ये 2x2 का है। इसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आव्यूह क्या है? वस्तुओं का, संख्याओं का, फलनों का, अक्षरों का वर्गाकार रूप में व्यवस्था। क्या ये एक आव्यूह है? ई की घात x, ln x, sin x, cos x, और यहां 1 लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं कुछ x। क्या ये आव्यूह है? हाँ है। कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 3। क्या ये एक आव्यूह है? ए बी सी। हाँ है। इसमें पंक्ति कितनी? 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1। क्या ये एक आव्यूह है? पी क्यू आर एस। हाँ, तो अब इधर लिखते हैं एफ। पी क्यू आर एस। पंक्ति कितनी है? 1। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। ये सब आव्यूह हैं। आव्यूह में कोई प्रतिबंध नहीं है, कितनी पंक्ति डालो, कितने स्तंभ डालो, बराबर होना जरूरी नहीं है। अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाते हैं उसके लिए सारणिक आ जाती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आव्यूह तो अपनी जगह है ही। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? बोलो फटाफट। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात ठीक है? 97.43। अब देखो, इसको व्यापक रूप में मैं लिख देता हूं, है ना? तो आव्यूह क्या होता है? वस्तुओं। वस्तुओं मतलब क्या क्या हो सकती है? संख्या, अक्षर, फलन आदि का आयताकार रूप में
व्यवस्था। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा परिभाषा लगी रहे तो वो लिख लेना, नहीं तो ऐसे कोई काम में नहीं आने वाली। ठीक है, अब आव्यू को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान से सुनने लग जाना भैया, लिखना बंद। जब मैं बोल दूं लिखना बंद तो लिखना बंद। आव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ऐसे कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे सारणिक के अवयवों को नाम दिया था वैसे ही यहां पर भी नाम दिया जाता है। A11, फिर A12, फिर A13, फिर A14, फिर A1। मान लो ये ऐसा डैश डैश करते हुए कहां तक पहुंच गए, A1N तक पहुंच गए। फिर इसमें A21, A22, A23 करते हुए कहां तक पहुंच गए, A2N तक पहुंच गए। और ऐसे यहां पर AM1, AM2, AM3 करते हुए AMN तक पहुंच गए। इसका क्या अर्थ हुआ, इस आयु में कितनी पंक्तियां हैं, इस आयु में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्ति ये बताता पहला वाला, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये MV पंक्ति, तो इसका M पंक्ति। स्तंभ कौन बताता है, दूसरा वाला बिंदु। ये पहले स्तंभ के अवयव हैं, ये दूसरे स्तंभ के अवयव हैं, ये तीसरे स्तंभ के अवयव हैं, ये Nवें स्तंभ के अवयव है। M क्रॉस N, M हो जाती है पंक्ति, N हो जाता है स्तंभ। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये कौन सी पंक्ति है, ये है रो नंबर 1। ये कौन सी पंक्ति है, ये है रो नंबर 2। ये कौन सी पंक्ति है, ये है रो नंबर M। ये कौन सा स्तंभ है, ये है कॉलम नंबर 1। ये है कॉलम नंबर 2। ये है कॉलम नंबर 3। ये है कॉलम नंबर N। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं। इसको जनरल रूप में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि किसी भी एक अवयव को उठाऊं मैं, AIJ, ये होता है अवयव। अवयव, अवयव अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट। इसमें ये आई किस चीज को बताता है, पंक्ति को, कि ये किस पंक्ति का अवयव है। जे किस चीज को बताता है, स्तंभ को, कि ये किस स्तंभ का अवयव है। गणितीय रूप से इसको ऐसा लिखा जा सकता है, AIJ M क्रॉस N। इसका क्या अर्थ है कि A एक आव्यूह है जिसके अवयव AIJ रूप के हैं, जिसमें M पंक्ति है और N स्तंभ है। तो I का मान, पंक्ति का मान कहां से कहां तक जा सकता है, पंक्ति 1 से लेकर M तक हो सकती है, और स्तंभ कहां से कहां तक हो सकते हैं, 1 से लेकर N तक हो सकते हैं। ये I कहां से कहां तक जाएगा, I मतलब पंक्ति, पंक्ति मतलब पहली दूसरी तीसरी, कहां तक जा सकता है, M तक जा सकता है। मतलब I का मान 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, अधिक से अधिक M रख सकते हो। J, J स्तंभ, स्तंभ का मान 1 2 3, J का मान 1 2 3, अधिकतम N रख सकते हो, इसीलिए I 1 से यहां तक। और ये हो गया गणितीय रूप में आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका। जैसे एक अवयव उठाऊं मैं 4 5, ये क्या हो जाएगा, पंक्ति 4 एवं स्तंभ 5 के संगत अवयव। क्लियर है क्या ये बात, कितने लोगन नु यह बात क्लियर है, बोलो। पीस, पीस है क्या, पीस। आई मतलब पंक्ति की संख्या, जे मतलब स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या 1 से लेकर M तक, स्तंभ की संख्या 1 से लेकर N तक। ये पंक्ति, ये स्तंभ, इसको कहा जाता है क्रम। यहां क्रम क्या है, M क्रॉस N। क्रम, पंक्ति क्रॉस स्तंभ। ये गुणा करके मत लिख देना भैया, ऐसे ही बस ये जो लिखा हुआ है इसी रूप में लिखना है। स्तंभ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
क्लियर, ऑल क्लियर। 96.48% लोगों को ये बातें क्लियर है। लिख डालो भाई फटाफट, लिख डालो फटाफट। लिख लिया? एक उदाहरण देते हैं तुमको। 2x3 क्रम वाला एक आव्यूह ए आई जे ज्ञात करो यदि ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बटे आई प्लस जे है। करो। 2x3 क्रम यानी कि 2 पंक्ति 3 स्तंभ वाला एक आव्यूह ज्ञात करना है तुमको, और इसका प्रत्येक अवयव किसके द्वारा दिया जाता है? ए आई जे जो होता है वो होता है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन आई प्लस जे, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन आई प्लस जे। करो। आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन आई प्लस जे। चलो, कोई बता रहा है क्या यहाँ पे? देखते हैं क्या बातें चल रही है। तो ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लिखना है क्या? सेम, अरे लिख लो जैसा मन है। तो एक क्वेश्चन था 0, 5, 11 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा, मतलब 0 और किसी नंबर के साथ उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? प्राकृत संख्याओं के लिए बातें की जाती, या ये मान लो अशून्य संख्याओं के लिए बात की जाती है ना। 0 के साथ 0 ही हो जाता है सब। सारणिकों और अवयवों में अंतर। क्या लक्ष्य प्लस के नोट्स बनाने हैं? ये देखो, लक्ष्य प्लस से अगर आपको कोई चीज नई जानने को मिल रही है उसको अपने नोट्स में लिख लो। सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नए तरीके का सवाल मिला, कोई ट्रिक मिल गई, कुछ ऐसी चीज सीखने को मिली जो हमारे लिए नई है, ला के लिखो नोट्स में। डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। समझ में सर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये लिखना। अच्छा, ये सवाल पे हो क्या अभी तुम? उसको तो तुम्हें 2-3 बार करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है। 13/5 सारे अवयव बताओ भाई, एक एक A11 A12 A13 कितने होंगे? बस एक 13/5 उत्तर दे रहे हैं लोग, ये क्या हो रहा है? बस एक उत्तर होगा क्या? ओ हो, सब भूल गए भाई। ओ सुन लो गुरुजी महाराज, विनती है आपसे कि सारा कार्य छोड़कर यहाँ पर देखें, अन्यथा आगे जाकर समस्याएं हो सकती हैं। एक आव्यूह ए आई जे और इसका क्रम बोला गया है 2x3। इसका क्या अर्थ होता है सुन लेना, ओ भाई साहब सुन लेना। इसका अर्थ होता है कि इसमें कितनी पंक्ति होने वाली है? 2 पंक्ति होने वाली है। इसमें कितने स्तंभ होने वाले हैं? 3 स्तंभ होने वाले हैं। आई का मान कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेकर 2 तक जाएगा। जे का मान कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेकर 3 तक जाएगा। लिखते हैं कैसा दिखेगा ये आव्यूह। 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति A11 A12 A13, 3 स्तंभ A21 A22
823 दूसरी पंक्ति, कितने स्तंभ हो गए? 3 स्तंभ हो गए। क्या इसको हम लोग सेफ साइड रहकर ये बात कर सकते हैं? अब इसमें कितने अवयव हैं? 6। 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। तो मुझे बताओ कि अगर इसमें 6 अवयव हैं तो ये 6 ही अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे ना, केवल एक अवयव ज्ञात करने से तो नहीं होगा ना। मैंने 823 निकालने को थोड़ा ना बोला था जो 13/5 कर रहे थे। ये बताओ A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A22 क्या होगा, A23 क्या होगा? एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर बटे 1 + 1, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 2, ये हो जाएगा 1। ऐसे करके बाकी सारे निकाल के बताओ मुझे क्या होंगे। और जब ये सारे निकल जाए तो फिर यहां लाके रखो और बताओ कि ये आव्यूह क्या बनी है। बताओ। बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। ऐसा सवाल हमने बचपन में भी किया था सारणिक में। रौनक को हुट्टी चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बटे 1 + 2, यानी कि ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3। A13 क्या होगा? एक स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 + 3, तो 9 1 10 बटे 4, यानी कि 5/2। सारे निकाल दिए? लिखो, सारे लिखो। 821, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बटे 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5/3। 822 क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बटे 2 + 2, 4 4 8/4, यानी कि 2। और 823 कितना होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 + 3, तो 3 × 3 = 9 और 4 13/5। तो आव्यूह बनेगा अपना 1, 5/3, 5/2, 5/3, 2 और 13/5। क्या यही आ रहा है तुम लोगों का भी? क्या यही उत्तर है? हाँ यही उत्तर है, बोलो तुम्हारा। बताओ बताओ बताओ, क्या यही उत्तर है तुम्हारा? भाई तुम्हारा पहला लेक्चर है तो मैंने यही बोला है, पहले 3 लेक्चर तुम्हें सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सप्ताह तुम्हें सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक सारणी पढ़ के आ जाओ। मिस प्रिंट बोल रहा है एक बाबू। 1 5/3, 5/2, 5/3, 2 95। ओ माई गॉड, 97। वेरी गुड। चलो तो एक काम करो, ये वाला करो। तब तक मैं यहाँ पे कुछ कुछ बातें करता हूँ हमारी प्यारी भोली भाली जनता से। अरे आजा भाई। हाँ वेरी गुड मोहित परमहंस। हिट एंड ट्रायल तो करना ही नहीं आता है। हिमांशी कुशवाहा, सिखाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे सिखाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैंने कर लिया था बस कमेंट ऑफ हो गया। कोई बात नहीं बेटा, सही है सही है सही है सही है सही है। प्लस वाला कहाँ मिलेगा? तो सभी बच्चे ये जिनको प्लस बैच का नहीं पता है, जहां तुम अपना रेगुलर बैच एक्सेस करते हो वहीं प्लस भी होता है। यहाँ बैच में ऊपर जाके देखोगे तो लक्ष्य प्लस जेई हिंदी 2027 मिलेगा। जैसे इस बैच में सारी चीजें मिलती हैं, उस बैच की सारी चीजें वहां पर दिखेंगी तुमको, है ना। लक्ष्य जेई हिंदी 2027, उसके जस्ट पास में दिखेगा लक्ष्य प्लस हिंदी 2027। उसमें जाकर चीजें देख सकते हो, ठीक है। उसमें जाकर चीजें देख सकते हो, ठीक है।
मेरा डाउट इग्नोर कर दिया। क्या था डाउट? आप अंतर तो बता दो। अंतर ये होता है बेटा कि आव्यूह जो है वो एक व्यवस्था है। वो आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। सारणिक जो है वो एक मान है, वह एक वैल्यू है, वह एक संख्या है, वह एक व्यंजक है। वो केवल वर्गाकार आव्यूह के लिए ही परिभाषित किया जाता है। वर्गाकार आव्यूह का प्रसार करके उसके संगत, उसके साथ एक मान को एसोसिएट किया जाता है, उसके साथ लिंक किया जाता है। तो वर्गाकार आव्यूह के लिए सारणिक परिभाषित होता है, अन्य सभी आव्यूहों के लिए सारणिक परिभाषित नहीं हो सकता। आव्यूह एक व्यवस्था है, सारणिक एक मान है। हाँ भाई, आया उत्तर। मापांक I-3J/2 करो। यस सर, यस सर, 3 bags फुल। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी बुल? छुट्टी कर दो। छुट्टी आई है, छुट्टी आई है। छुट्टी कीजिए सर, शादी में जाना है। छुट्टी अभी मिलेगी नहीं, 8 बजे है, 6:15 से 8 हो गया है क्लास का टाइम। 8 बजे होगी छुट्टी। छुट्टी 8 बजे होगी अब से। उत्तर दे रहे हो तो रुको, नहीं तो इधर उधर की बातें ना करो। और जिनको छुट्टी चाहिए वो निकल जाएं अपना। किसने रोका है? छुट्टी पर जाने वालों को कौन रोक पाया है? 3 x 2 मतलब 3 पंक्ति, 2 स्तंभ। कैसा दिखेगा आव्यूह? 3 पंक्ति, A11, A12, A21, A22, A31, A32। कैसे पता करें? A11 क्या होगा? 1/2, 1 - 3 × 1, 1/2, 1 - 3, 1/2, -2, 1 - 2 का मापांक होता है 2, 2/2, ये हो जाएगा 1। पहला वाला हो गया। ऐसे ही बाकी सारे करो, फटाफट फटाफट बताते जाओ। A12 में क्या होगा? 1 - 3 × 2, 1/2, 1 - 6, यानी कि 1/2 -5, 5/2। A21, A22, 1/2, 2 - 3 × 1, ये हो जाएगा 1/2 -1, यानी कि 1/2। 2 2 × 3 - 2, 3 × 2 = 6, -4, 4/2, यानी कि 2। फिर A31 और A32। A31 क्या होगा? 3 × 3 - 1, यानी कि 1/2, 0, यानी कि 0। और 32 यानी कि 3 -3 × 2, 1/2, -3, 3/2। तो ये कितनी बन जाएगी चीजें? 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1, 5/2, फिर 2 1 2 2, 1/2, 2, और लास्ट वाली आ जाएगी 0, 3/2। क्या यही उत्तर आ रहा है तुम्हारा? कितने लोगों का यही उत्तर आ रहा है? ऑल मैच्ड। नेगेटिव नहीं, ये मापांक है। मापांक सारी चीजों को धनात्मक बना देता है। ऑल मैच्ड, मैचिंग, ऑल मैच, ऑल राइट्स, मैच, यस सर। छुट्टी, ओह माय गॉड। माइनस कहाँ गया? मापांक, मापानक, मापांक सभी चीजों को धनात्मक बना देता है। धनात्मक तो धनात्मक ही रहता है, ऋणात्मक को धनात्मक बना देता है, जीरो को जीरो रखता है। ये सारणिक नहीं है, ये मापानक है। ठीक है, कूल। 95.42% बालकों का यही उत्तर आ रहा है।
बहुत बढ़िया। अब ये वाला एक जैसे कि तुम होमवर्क करना, छोटू सा सवाल है। फिलहाल मैं आ जाता हूं अपने क्यू ओ टी डी पर। ये पिछली क्लास का क्यू ओ टी डी था। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? भाई लोग यार, तुम सब 12वीं में हो, दो क्लास में नहीं। वेरी गुड। आंसर नेगेटिव आया था, आप समझ गए मोड में है। हाँ, वो ब्रैकेट नहीं है, वो मोड है, मोड की वजह से धनात्मक हो जाएगा। कितने लोगों ने कर लिया है सवाल? अपरिमित रूप से अनंत हल है। अपरिमित रूप से अनंत हल की क्या सिचुएशन होती है? सब जीरो कर दो। 3x प्लस वाई प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू 3। 2x प्लस अल्फा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -3। और x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। 68% लोगों ने। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? हाँ, अब देखो, लॉन्ग मेथड यू ऑलरेडी नो। डी लिखो, D1 लिखो, D2 लिखो, D3 लिखो, सबको जीरो करो। पता नहीं मतलब क्यों नहीं करोगे तुम, है ना। शॉर्ट मेथड जो मैं बोलता हूं तुमको, मैं इसमें से इसको घटाता हूं। 2x, 3x में से 2x क्या, x। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा वाई। अब यहाँ पर तो x खत्म नहीं हुआ। x खत्म नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गई, कैसे खत्म करें? क्या y में से y को घटाने पे काम हो जाएगा? हमारा उद्देश्य ये होता है कि x हट जाए। x कैसे हटे? या तो इसको 2 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो और हटाओ, फिर इसमें से इसको डबल करके हटाओ। मेहनत ज्यादा है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा, ऐसी सिचुएशन में तुम d निकालो और उसको जीरो करो। d निकाल के जीरो करेंगे, 3 1 बीटा, 2 अल्फा -1 और 1 2 1। एक बार इसको जीरो करो, अल्फा बीटा में एक संबंध आएगा, है ना। और एक बार एक काम करो, D2 को जीरो कर दो। D2 को जीरो क्यों करवा रहा हूं मैं? क्योंकि D2 को जीरो करेंगे ना अपन तो अल्फा हट जाएगा। यहां आ जाएगा -3 4 और बीटा -1 1। एक बार D2 को फटाफट से जीरो करके ये बता दो कि बीटा क्या आ रहा है। और इसी प्रकार से D3 को जगह जीरो कर दोगे, तो D3 को जीरो कर दोगे तो सीधा सीधा ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 अल्फा 2 3 -3 4 अल्फा आ जाएगा। तो डी को भी जीरो करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बस इसको जीरो कर दो, इससे सीधा बीटा आ जाएगा तुम्हारा। इसको जीरो कर दो, इससे सीधा अल्फा आ जाएगा। बीटा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। फटाफट से बीटा और अल्फा का मान बताओगे क्या क्या आ रहा है? पढ़ने वाली जनता, थोड़ा और धैर्य रखते हैं, बताओ बीटा और अल्फा कितना आ रहा है। तब तक मैं डाउट चेक करता हूं, है ना। पढ़ने वाली जनता बताती रहे। बीटा बीटा अल्फा कहाँ, क्यूओटीडी कहाँ मिलता है? क्लास नोट्स में ही मिलता है। और वीकली मैं टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ। ये वाला समझाओ सर, समझ में नहीं आया, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा इसको ना एक बार घर पे करना, ये मापांक है। मापांक का मतलब होता है सब चीजों को धनात्मक बना देना। 1 -3 -2 का मापांक 2 हो जाएगा। एक बार फिर से सुनना समझना हो जाएगा, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि मॉड्यूलस है या डिटर्मिनेंट? क्योंकि देना पड़ेगा, है ना उमेश बेटा। देखा जाए तो सवाल में लिखा होना चाहिए कि यह मापांक को प्रदर्शित करता है ना, दिया हुआ होना चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए। इसको जीरो करके बीटा का क्या मान आ रहा है और अल्फा का क्या आ रहा है? बीटा का अल्फा -57, बहुत सारे ला रहे हो तुम तो यार। अल्फा 6/11, बीटा 19/9। अल्फा 6/11, 19/9। तो ये जनता की बात मानते हुए अपन अगर ऐसा कर दें, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये 6/11 आएगा क्या? ये 19/9। तो 9 अल्फा इज इक्वल टू 19। 12, पता नहीं क्या हो रहा है, -19/9। तो ये कितना हो जाएगा, 22 बीटा
-6 अल्फा, तो 22 बीटा, 22 × 6/11 -6 × 19/9, 9 अल्फा। तो ये हो जाएगा अपना 22, 6 दूनी 12 और +19 यानी कि 31। ठीक है, ये बेटा इसको करना, कोई ये नहीं बोलेगा ये कहाँ से आया, ये तो हमको पता ही नहीं चला। मेहनत करनी पड़ेगी। क्यूओटीडी क्वेश्चन ऑफ द डे दिए ही इसीलिए जा रहे हैं कि आप उनको खुद से करें। अगर ये भी आप मुझसे करवा लेंगे तो फिर इनका कोई महत्व नहीं है। अनंत हल थे। D1 D2 D3 सारी चीजें जीरो करनी थी। हमने अपना दिमाग लगाया और बोला कि चाहिए क्या, अल्फा और बीटा, तो बस D2 D3 को जीरो कर दिया, अल्फा बीटा आ गया, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की, अच्छा ये अगले क्लास का क्यूओटीडी है, करके लेके आना 12 नंबर। और अब होमवर्क पे आ जाते हैं। होमवर्क है कि सारणिक कि आपको क्लास के क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं पहले नंबर पे ये करना है, दूसरे नंबर पर डीपीपी करनी है, क्यूओटीडी करना है, दूसरे नंबर पे क्यूओटीडी, है ना, इसी क्रम में चीजें करना। फिर डीपीपी अवश्य से करना है। मॉड्यूल ये प्रारंभ कंप्लीट कर सकते हो तुम। एनसीईआरटी से अभी और मैं रुकूंगा, उसके बाद ही करेंगे। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतनी चीजें सफिशिएंट होती है। ठीक है, बाकी कैसा लगा तुम लोगों को, मजा आया आज की कक्षा में? हाय, समझ में आई चीजें? बोलो। जितना डिटेल में बातें की गई हैं, वो जो क्रेमर नियम के चीजें थी वो अभी क्लियर हो जानी चाहिए। अधिक से अधिक सवाल करो, उस पर सवाल आएगा ही आएगा। बोलो, मजा आया क्या? हाँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाता है। बूम, पीस बोल दो एक बार, सभी लोगों को क्लियर हो गया तो पीस 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 पीस, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। डन डना डन डन डना डन। तो अभी भैया एक हफ्ता है अपने पास, मैट्रिक्स का बेसिक से चलेगा, तब तक सारणिक क्लियर कर डालने का। अभी सारणिक के छोटी छोटी मगर मोटी बातें बीच बीच में मैं देता रहूंगा। अभी जो होमवर्क दिया है उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब और चीजें क्लियर होंगी। सारणिक के चैप्टर के बाद 4-5 पैच छोड़ देने हैं, और प्लस बैच की जो बातें मैंने बताई है उसको जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे ही फॉलो करना है, अन्यथा खुद को नुकसान पहुंचा दोगे, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पानी पीते रहना है, गर्मी बहुत है, अच्छा खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है।